आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बाढ़ राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने घोषणा की है कि उसके विधायक, एमएलसी और सांसद पूरे तेलंगाना में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 1 महीने का वेतन दान करेंगे। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा निर्देशित निर्णय की घोषणा वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने आज इसकी जानकारी दी है। बीआरएस नेतृत्व ने पार्टी कैडर से चल रहे बचाव और राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का भी आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए उदार दान करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि भीषण बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 2 और 3 सितंबर को खुद जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया था। भीषण बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सीएम रेवंत रेड्डी 2 और 3 सितंबर को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया था। इस दौरान उन्होंने बचाव और राहत कार्य पर एक समीक्षा बैठक की थी। कई जगहों पर बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। ऐसे हालात में साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार मदद के लिए आगे आए हैं। इस लिस्ट में अब एक नाम महेश बाबू का भी जुड़ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने पीड़ितों की मदद के लिए 50-50 लाख रुपए का योगदान दिया है। बाढ़ राहत के लिए अभिनेता जूनियर एनटीआर के योगदान के बाद अब अभिनेता चिरंजीवी और महेश बाबू ने भी तेलुगु राज्य में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए हैं। इसके अलावा आईएमडी ने तेलंगाना के 4 जिलों जयशंकर, भूपापल्ले, कोमाराम भीम, मंचेरियल और मुलुगु के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज आसिफाबाद जिले के जैनूर मंडल में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया जब हजारों की संख्या में एक भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। जिले में एक ऑटो रिक्शा चालक द्वारा एक आदिवासी महिला के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले ने हिंसा भड़का दी। सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ वीडियो में एक भीड़ को आसिफाबाद जिले के उस हिस्से में कहीं भी स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को देखे बिना बाजार में दुकानों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय के एक ऑटो रिक्शा चालक ने पिछले सप्ताह एक आदिवासी समूह की महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। घटना के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया है। आखिरकार हजारों की संख्या में एक भीड़ गांव में घुस गई और आसिफाबाद जिले के जैनूर में अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। कथित तौर पर स्थानीय लोगों को कुछ स्थानीय दक्षिणपंथी संगठन के नेताओं का समर्थन प्राप्त है, जिसके कारण हिंसा हुई। सूचना पर आसिफाबाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भारी संख्या में लोगों के एकत्रित होने के कारण वह हमलों को रोकने में कुछ खासा नहीं कर पाई। स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए पड़ोसी मंडलों और मुख्यालयों से अतिरिक्त बल मौके पर भेजा गया। आसिफाबाद और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस बंदोबस्त की निगरानी के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी शांति की अपील की है और कहा है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। हाइड्रा आयुक्त रंगनाथ ने हाइड्रा नाम के तहत जबरन वसूली में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि पकड़े गए लोगों को कारावास का सामना करना पड़ेगा। यह चेतावनी घोटालेबाजों द्वारा हाइड्रा से संबंधता का झूठ दावा करके लोगों को धमकाने और पैसे की मांग करने की खबरों के बाद आई है। आयुक्त रंगनाथ ने जनता से ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। इस बात पर जोर दिया है कि इन गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाएगा। रंगनाथ ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि कानून प्रवर्तन सक्रिय रूप से इन मामलों की जांच कर रहा है और जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका बयान समुदाय में जबरन वसूली को संबोधित करने और रोकने के लिए अधिकारियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तेलंगाना के जीवनजीत दीप्ति ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में मुकाबला करते हुए दीप्ति की उल्लेखनीय उपलब्धि विश्व मंच पर उनके ऋण संकल्प और कौशल को दर्शाती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दीप्ति को हार्दिक बधाई दी और यह साबित करने के लिए उनकी प्रशंसा की कि प्रतिभा कोई भी बाधा नहीं जानती है। अपने संदेश में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दीप्ति की सफलता हर किसी के लिए प्रेरणा का काम करती है। यह दर्शाती है कि भौतिक चुनौतियों उत्कृष्टता के रास्ते में नहीं आ सकती। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस अवसर पर पैरालंपिक 2024 में पदक जीतने वाले सभी भारतीय एथलीटों को इस वैश्विक मंच पर उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए बधाई दी। कर्नाटक सरकार ने डेंगू बुखार, इसके गंभीर रूपों सहित
पूरे राज्य में महामारी रोग घोषित कर दिया। डेंगू और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कर्नाटक महामारी रोग विनियम 2020 में संशोधन किया है, जिसमें मच्छर नियंत्रण के लिए सख्त उपाय पेश किए गए हैं। महामारी का मतलब किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी बीमारी का अचानक और व्यापक रूप से फैलना है। इसका मतलब है कि डेंगू का प्रकोप उस स्तर तक पहुंच गया है जहां इसके प्रसार और प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए तत्काल और समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की आवश्यकता है। यह परिवर्तन बीमारी के प्रयासों को कम करने और आगे के मामलों को रोकने के लिए सख्त नियमों और प्रवर्तन कार्रवाइयों को लागू करने की अनुमति देता है। नए नियमों के अनुसार प्रत्येक मालिक, अधिभोगी, बिल्डर या किसी भी भूमि, भवन, पानी की टंकी, पार्क, खेल के मैदान या किसी अन्य स्थान के प्रभावी व्यक्ति को मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। केरल पुलिस के ऑपरेशन पी हंट के तहत बाल पोर्नोग्राफी पर राज्यव्यापी कार्रवाई के तहत 5 पुलिस जिलों तिरुवनंतपुरम ग्रामीण, कोल्लम सिटी, पथानामथिट्टा, मलप्पुरम, कोझिकोड ग्रामीण और कासरगोड से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर बच्चों से संबंधित अश्लील और आपत्तिजनक छवियों को खोजने, डाउनलोड करने और प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने अभियान के तहत केरल में 455 स्थानों पर निरीक्षण किया और 37 मामले दर्ज किए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत 107 रिपोर्ट दर्ज की गई। अभियान के तहत मामलों में आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए 173 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी जब्त किया गया है। सबसे अधिक निरीक्षण मल्लमपुरम में किए गए, जहां 60 स्थानों की जांच की गई और 23 उपकरण जब्त किए गए। इस बीच तिरुवनंतपुरम ग्रामीण में 39 स्थानों से 29 डिवाइस जब्त किए गए हैं और तिरुवनंतपुरम शहर में 22 स्थानों पर छापेमारी के बाद 5 डिवाइस जब्त किए गए। सबसे कम निरीक्षण पथानामथिट्टा में हुए। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने एक बार फिर अपनी दरियादिली दिखाई है। हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण दोनों तेलुगु राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाके पानी में डूब गए हैं और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर विजयवाड़ा जैसी जगहों पर बाढ़ का पानी अभी भी कम नहीं हुआ है, जिससे स्थिति और भी कठिन हो गई है। पवन कल्याण ने कल शाम घोषणा की थी कि वह व्यक्तिगत रूप से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए दान कर रहे हैं, लेकिन फिर आज सुबह उन्होंने आगे घोषणा की कि वह और ज्यादा रुपए दान करेंगे। उन्होंने तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 1 करोड़ रुपए दान किया है। इसके अलावा जब उन्हें पता चला कि आंध्र प्रदेश के लगभग 40 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, तो उन्होंने घोषणा की है कि वह इनमें से प्रत्येक गांव को 1 लाख रुपए दान देंगे। रुपए भेजने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि 400 गाँवों में से प्रत्येक को वित्तीय सहायता पहुँचाई जाए। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने तमिलों के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए तमिलनाडु के लोगों से माफी मांगते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। यह घटना मार्च में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए बम विस्फोटक से उपजी है। विस्फोटक के बाद कर्नाटक के मंत्री करंदलाजे ने कथित तौर पर कहा था कि तमिलनाडु में प्रशिक्षित लोग कर्नाटक में बम लगा रहे हैं। इस टिप्पणी के कारण मदुरै निवासी त्यागराजन ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके परिणाम स्वरूप मदुरै सिटी पुलिस ने हिंसा भड़काने सहित 4 धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद करंदलाजे ने मामले को रद्द करने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार के वकील ने सुझाव दिया कि यदि मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करे और तमिलों के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगे तो मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से हल हो सकता है। अपनी याचिका में शोभा करंदलाजे ने अपनी टिप्पणी के लिए तमिलनाडु के लोगों से माफी मांगी और किसी भी तरह की ठेस के लिए उनसे माफी मांगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।